हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग बात कर रहे हैं कैप्सूल 13 वीडियो के बारे में, जिसमें हम लोग कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। 41, 42 क्वेश्चंस को हम लोग डिस्कस करेंगे और ये हमारी कैप्सूल वीडियो सीरीज़ की 13th वीडियो है। अगर अभी तक आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो डू सब्सक्राइब माई चैनल। और उससे पहले मैं आपको बता देती हूँ कि आपका जो कैप्सूल 12 वाली वीडियो थी उसमें कुछ क्वेश्चन के आंसर में एरर है, मीन्स वो गलत हो गए हैं, तो उनका मैं आंसर्स एडिट करके आपके डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एडिट कर दिए हैं। आप उसको प्लीज़ चेक कर लीजिएगा। और साथ में जिन्होंने भी मुझे अपडेट किया है इसके लिए उनके मैंने कमेंट्स को पिन कर दिया है, जिससे कि बाकी लोग भी चेक कर लें अपने आंसर्स को। एंड आई एम वेरी थैंकफुल फॉर ऑल ऑफ दो स्टूडेंट्स हु करेक्टेड मी, बिकॉज कभी कभी हम जब आपकी जो आंसर की है बुक में दी हुई थी उसको फॉलो कर लेते हैं तो उसी तरीके की गलतियाँ होती हैं। तो मैं मोस्टली कोशिश करती हूँ कि आंसर की को फॉलो ना करूँ, बल्कि क्वेश्चन को खुद से सॉल्व करके आपको बताऊं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 1 से। क्वेश्चन नंबर 1 आपको दिखाई नहीं देगा, मैं आपको रीड करके बता देती हूँ। दूध में पाई जाने वाली प्रोटीन कौन सी है? रेनिन, केसिन या फिर पेप्सिन, या इनमें से कोई नहीं। तो दूध में कौन सी प्रोटीन पाई जाती है? हमने अभी प्रीवियस वीडियोस में ही पढ़ा था। ये जो हमारी दूध वाली प्रोटीन है इसको हम केसिन के नाम से जानते हैं। गृह विज्ञान के तत्व हैं। क्वेश्चन नंबर 2, गृह विज्ञान के तत्व हैं नियोजन, गृह कला, घरेलू रसायन या फिर जीव रसायन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? नियोजन। गृह तत्व कौन कौन से थे आपके? जो हमारे होम मैनेजमेंट के जो 4 आपके तत्व आते हैं, एलिमेंट्स आते हैं, आपका प्लानिंग, इम्प्लीमेंटेशन, ये सब आते हैं, उन्हीं में से नियोजन एक आपका तत्व है। नेक्स्ट आपका क्वेश्चन 3 आता है, किस रस के प्रभाव से अमाशय में दूध का थक्का जमता है? तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? ऑप्शन नंबर 1 के रेनिन या फिर टाइलिन या फिर एमिलोलिप्सिन और या फिर पेप्सिन। तो इसका प्रभाव किस रस के प्रभाव से अमाशय के दूध का थक्का जमता है? रेनिन के। रेनिन हमारा इस काम के लिए हेल्पफुल होता है। क्वेश्चन नंबर 4 है, मनुष्य में कार्बोहाइड्रेट का पाचन कहाँ से प्रारंभ हो जाता है? मुख, गुहा से, अग्न्याशय से, पक्वाशय से या फिर आंतों से? इसका आंसर करेक्ट क्या होगा? मुख से। मुख में ऐसा कौन सा एंजाइम है जो यहाँ पर कार्बोहाइड्रेट का पाचन शुरू कर देता है? उसका नाम आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगी। क्वेश्चन नंबर 5 है, एक वयस्क मनुष्य के दांतों की संख्या कितनी होती है? 32 होती है, 32 होती है। और छोटे बच्चों में कितनी होती है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे, ठीक है। आहार नाल का सबसे बड़ा भाग कौन सा होता है? क्वेश्चन नंबर 6 में पूछा गया है। अमाशय, छोटी आंत, बड़ी आंत या फिर मलाशय? तो आपका जो आहार नाल का सबसे बड़ा भाग है वो छोटी आंत होती है। नाम तो छोटी है लेकिन बड़ी होती है ये। पित्तरस का पाचन एंजाइम क्या है? पित्तरस का से कौन सा डाइजेस्टिव आपका एंजाइम निकलता है? ट्रिप्सिन, टाइलिन, एमाइलोलिप्सिन या फिर इनमें से कोई नहीं। देखिए टाइलिन कहाँ से निकलता है? आपका मुख से निकलता है, जो कार्बोहाइड्रेट को डाइजेस्ट करता है। तो बचा आपका ट्रिप्सिन और एमाइलोलिप्सिन। तो आपका 7th का करेक्ट आंसर क्या है? देखिए ट्रिप्सिन जो है वो कहाँ से निकलता है, एमाइलेज कहाँ से निकलता है और टाइलिन कहाँ से निकलता है? इसके लिए मैंने आपको एक ट्रिक दे रखी है। तो मैं पहले तो आपसे कहूँगी कि आप उस ट्रिक को कमेंट सेक्शन में लिखेंगे। जिसकी भी ट्रिक करेक्ट होगी उसे मैं पिन कर दूंगी, और साथ में इस क्वेश्चन का आंसर भी आप मुझे कमेंट सेक्शन में ही बताएंगे। मैं यहाँ इसका आंसर यही छोड़ रही हूँ, जिसको भी वो ट्रिक याद है वो ज़रूर से शेयर करेगा और आंसर भी साथ में शेयर करेंगे, ठीक है। आगे बढ़ते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 के बारे में। अगर आंसर नहीं पता है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ पर आपको बता दूंगी आपके कमेंट सेक्शन में, और उस जो भी पूछेंगे उनके क्वेश्चन को मैं पिन कर दूंगी, जिससे बाकी लोगों को भी पता चल जाए। क्वेश्चन नंबर 8 है आपका, अनाजों में सर्वाधिक मात्राओं में पाया जाता है वसा, कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन या फिर विटामिन? तो कार्बोहाइड्रेट सबसे ज़्यादा अनाजों में पाया जाता है। दूध में प्रोटीन के रूप में होती है, तो दूध में प्रोटीन के रूप में आपकी क्या होती है? अभी अभी क्वेश्चन हमने फर्स्ट वाला था वो यही अटेम्प्ट किया था। एल्ब्यूमिन, केसिन, मायोसिन या फिर ब्लूटिन? तो दूध में आपकी केसिन होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन 10 है आपका, आंतरिक शर्करा को कौन सा अंग ग्लाइकोजन में बदल देता है? क्वेश्चन नंबर 10, अमाशय, यकृत, अग्न्याशय या फिर पित्ताशय? इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? यकृत। नेक्स्ट हमारा क्वेश्चन है 11, स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला एंजाइम कौन सा है? स्टार्च को शर्करा में बदलने वाला टाइलिन होता है, ऑप्शन नंबर सी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 12, मनुष्य का यकृत का भाग लगभग कितना होता है? हम सबको पता है कि हमारा जो यकृत है उसका आपका 1.5 किलोग्राम भार होता है, तो बी ऑप्शन आपका करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 13, पाचन की दृष्टि से शरीर का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग कौन सा है? हृदय, यकृत, मस्तिष्क या फिर अमाशय? देखिए हृदय जो है वो आपका पाचन में कोई भी रोल प्ले नहीं करता है।
आपका मस्तिष्क भी नहीं करता, और अमाशय। तो आपका सही आंसर क्या हुआ? यकृत। यकृत लीवर आपका पाचन की दृष्टि से महत्वपूर्ण भाग होता है। क्वेश्चन नंबर 14, दालों में सर्वाधिक मात्रा में मिलता है प्रोटीन, कार्बोज, शक्तिवर्धक तत्व या फिर विटामिन। तो इसका करेक्ट आंसर क्या होगा? प्रोटीन। सोयाबीन में सबसे अधिक मात्रा में क्या मिलता है? प्रोटीन मिलता है। प्रोटीन इसका रिच सोर्स है। विटामिन ए की अधिक मात्रा में पाया जाता है। किस में आपका विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में पाया जाएगा? क्वेश्चन नंबर 16 का कद्दू में। कद्दू में आपका विटामिन ए ज़्यादा मात्रा में होता है। पालक में आपका आयरन होता है। मूली में आपका कार्बोहाइड्रेट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 17 है आपका सलाद में पाया जाता है प्रोटीन, वसा, खनिज लवण या फिर विटामिन। तो खनिज लवण जो होते हैं आपके मिनरल्स होते हैं वो आपके सैलेड में पाए जाते हैं। क्वेश्चन 18, निर्माण की क्रियाओं के अंतिम क्रिया जिससे वस्त्रों को सफ़ेद किया जाता है कौन है? ब्लीचिंग, कैलेंडरिंग, श्रिंकिंग प्रूफ और सेंफोराइजिंग। तो 18 का करेक्ट आंसर है ब्लीचिंग। अभी हमने पढ़ा था, मैंने आपको बताया भी था कि जो ब्लीचिंग है, विरंजक होते हैं, वो आपके कपड़े को सफ़ेद करने के लिए काम आते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका 19, नाटे व्यक्ति के वस्त्र का डिज़ाइन कैसा होना चाहिए? आड़ी रेखाओं वाला, बड़े फूल पत्तियों वाला, बड़े का चार खानों वाला या फिर खड़ी धारियों वाला। नाटा व्यक्ति है मतलब हाइट कम है, तो उसको हमें उसकी हाइट को ज़्यादा दिखाने के लिए हमें क्या करना है? खड़ी रेखाओं वाला वस्त्र खरीदना है। तो डी करेक्ट ऑप्शन होगा। बी क्वेश्चन है आपका सूती सफ़ेद कपड़े की चमक, सुंदरता और गाढ़ापन बनाने के लिए प्रयोग किया जाता है। सेंपोराइजेशन, कैलेंडरिंग, श्रिंक प्रूफ या फिर ब्लीच। तो कौन सी ऐसी चीज़ है जो आपकी कपड़े की चमक को बढ़ाती है, उसकी सुंदरता को बढ़ाती है? कैलेंडरिंग। कैलेंडरिंग से आपकी जो एक्स्ट्रा लस्टर है वो फैब्रिक को दिया जाता है। ये सारी हम पहले भी कर चुके हैं फिनिशेस के बारे में, और आने वाली जो आपकी टेक्सटाइल की रिवीजन क्लास है उसमें भी इन सभी को हम लोग पढ़ लेंगे। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 21 है आपका 21A है आपका 21 क्वेश्चन है आपका व्यक्तिगत सज्जा ऐसी हो कि व्यक्ति को अधिक सुंदर, सुसज्जित लगे, अनाकर्षक लगे, लोग उसे देखें, इनमें से कोई नहीं। देखिए अनाकर्षक होगा नहीं, लोग इसे देखें से ज़्यादा मैटर करता है कि वो अधिक ज़्यादा सुंदर लगे देखने में। तो ऑप्शन 21 का एक करेक्ट होगा। शीत ऋतु में किस रंग के कपड़े पहनने चाहिए? तो हमारे शीत ऋतु में हमें गहरे रंग के कपड़े पहनने चाहिए, वो हमको गर्माहट देते हैं। और हल्के रंग के कपड़े हमें गर्मियों में पहनने चाहिए क्योंकि वो हमें कूल फील कराते हैं, हमारी आंखों को ज़्यादा प्लेजेंट फील कराते हैं। क्वेश्चन 23 है आपका पसीना सूखने की क्षमता किस वस्त्र में होती है? तो सूती कपड़े में, कॉटन के में होती है। दैनिक उपयोग के लिए कैसे वस्त्र उपयोगी होते हैं? क्वेश्चन नंबर 24 आपका सूती वस्त्र दैनिक उपयोग के लिए अच्छे होते हैं। आहार नाल की लंबाई कितनी होती है? 4 मीटर, 6 मीटर, 9 मीटर या फिर 7 मीटर। इसका करेक्ट आंसर क्या है? 9 मीटर। क्वेश्चन नंबर 26 टाइलिन एंजाइम मिलता है पित्त रस में, लार में, अमाशयिक रस में या फिर अग्न्याशयिक रस में? लार में मिलता है आपका टाइलिन। क्वेश्चन नंबर 26 का बी ऑप्शन। भोजन में ऊर्जा का उत्तम साधन है प्रोटीन, खनिज लवण, कार्बोज या विटामिन? भोजन में ऊर्जा का सबसे अच्छा साधन आपके कार्बोज होते हैं। 27 का सी ऑप्शन करेक्ट है। आगे 28 प्रजनन शक्ति के में कमी किस विटामिन के कारण होती है? किसको हम कहते हैं कि इस आपकी जो रिप्रोडक्शन की जो क्षमता होती है उसको कम या ज़्यादा करने की क्षमता किस विटामिन में होती है? इसको हम कहते हैं विटामिन ई। विटामिन ई, इसका साइंटिफिक नेम क्या है वो आप मुझे कमेंट सेक्शन में बताएंगे। इनफैक्ट आप चारों ही आपकी जो विटामिन हैं उनके साइंटिफिक नेम कमेंट सेक्शन में लिखकर बताएंगे। मैं आपको वर्क इसलिए ज़्यादा देती हूँ ताकि आपके एक क्वेश्चन के साथ में बाकी के जो उससे रिलेटेड जो क्वेश्चन हैं वो भी आपके तैयार हो जाएँ। क्वेश्चन नंबर 29 स्वस्थ व्यक्ति को एक दिन में कम से कम पानी पीना चाहिए? क्वेश्चन नंबर 29 4 लीटर, 6 लीटर, 2 लीटर या फिर 1 लीटर? 2 से 3 लीटर जो आपका पानी है वो मिनिमम आपको पीना चाहिए। तो करेक्ट आंसर यहाँ पर वैसे 3 लीटर होना चाहिए, बट स्टिल यहाँ पर दो हमारा करेक्ट आंसर होगा 29 का सी। क्वेश्चन नंबर 30 विटामिन ए अधिक मात्रा में पाया जाता है पालक, कद्दू, मूली, इनमें से कोई नहीं? अभी हमने देखा था कद्दू में विटामिन आपका ज़्यादा पाया जाता है। 30 का बी। भोजन हमारे लिए उपयोगी है क्योंकि यह शरीर का निर्माण करता है, शरीर की ऊर्जा प्रदान करता है, व्यक्ति को मानसिक संतुष्टि प्रदान करता है। उपरोक्त सभी 31 का आपका डी आंसर करेक्ट है। पाचन संस्था का मुख्य अंग है अमाशय, दांत, जिह्वा या फिर क्लोम? तो 32 का करेक्ट आंसर क्या होगा? अमाशय।
क्वेश्चन नंबर 33, जीभ बनी होती है हड्डी से, हड्डी नहीं होती, मांसपेशियों से, झिल्ली से, या निम्न में से कोई नहीं। तो ये आपकी मांसपेशियों मसल्स से बनी हुई होती है केवल। क्वेश्चन 34, पाचन तंत्र में सर्वाधिक अवशोषण होता है अमाशय में, छोटी आंत में, मुखगुहा में, या फिर पक्वाशय में। तो पाचन तंत्र में सर्वाधिक अवशोषण किसके दर से होता है? ये होता है आपका छोटी आंत में। क्वेश्चन नंबर 35, छोटी आंत की लंबाई सामान्यतः होती है 15 मीटर, 10 मीटर, 20 मीटर, या फिर 5 मीटर। छोटी आंत की लंबाई कितनी होती है? 35। क्वेश्चन का सही आंसर है आपका डी, 5 मीटर आपकी छोटी आंत की लंबाई होती है। क्वेश्चन 36, स्वास्थ्य केवल बीमारी, व्याधि, दौर्बल्य अवस्था से ही नहीं, छुटकारा पाना, परन संपूर्ण शारीरिक, मानसिक, सामाजिक सुस्थापन की ही सुस्वास्थ्य है। ये परिभाषा किसने दी है? 36 का करेक्ट आंसर क्या है आपका? WHO ने। WHO ने इन सारे एस्पेक्ट को अपनी परिभाषा में इंक्लूड किया है। क्वेश्चन नंबर 37, तिकोनी पट्टी को प्राथमिक चिकित्सा और गल पट्टी के लिए घर में रखना अधिक महत्वपूर्ण है। यह लेलिन का चौड़ा वर्गाकार टुकड़े के मध्य से कर्ण पर काटकर बना ली जाती है, जिसकी माप होती है, तो इसकी माप क्या होती है? 36 से 40 इंच। क्वेश्चन नंबर 38, सर्वप्रथम 6 से 7 माह की उम्र में निकलने वाले दांतों को क्या कहते हैं? तो इनको हम इंसीजर्स कहते हैं। 38 का करेक्ट आंसर क्या है? ए, कृंतक। हिंदी में कृंतक, इंग्लिश में इंसीजर्स कहते हैं। क्वेश्चन 39, रेयॉन रेशे के निर्माण में कच्चे पदार्थ के रूप में प्रयोग किया जाता है। ऊन व रेशम, जूट व लिनन, रेशम व कपास, कपास व बांस। तो 39 का करेक्ट आंसर हमें पता है कि कपास व बांस, डी ऑप्शन करेक्ट है, यूज किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 40, ऊनी वस्त्रों को धोने का सबसे उपयुक्त तरीका है? हाथ से साबुन और पानी की सहायता से, हाथ से डिटर्जेंट पाउडर से, धोने की मशीन में पानी से, या शुष्क विधि के द्वारा। तो ऊनी वस्त्रों को हम कैसे धोएंगे? ड्राई क्लीनिंग के थ्रू, यानी कि शुष्क विधि के द्वारा। नेक्स्ट हमारा लास्ट स्लाइड है, एंडोमॉर्फिक व्यक्तित्व होता है। एंडोमॉर्फिक कैसा होता है? छोटे और मोटे लोगों का व्यक्तित्व होता है। बालकों में किस अवस्था में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होता है? 42 का आपका करेक्ट आंसर है, 3 से 4 साल के बच्चों में ईर्ष्या भाव उत्पन्न होने लगता है। सेंपराइजिंग का तात्पर्य है कि वस्त्र धुलने के बाद रंग नहीं छोड़ेंगे, फैलेंगे नहीं, सिकुड़ेंगे नहीं, या फिर खिंचेगा नहीं। 43 का करेक्ट आंसर क्या होगा? आज ही आपके मॉर्निंग क्लास में हमने ये पढ़ाया है, तो आप मुझे इसका आंसर कमेंट सेक्शन में देंगे। 43 का करेक्ट आंसर कमेंट सेक्शन में, अगर नहीं मालूम है तो आप मुझे पूछ लीजिएगा, मैं वहाँ आपको आंसर बता दूंगी। क्वेश्चन नंबर 44 है आपका, निखिल एवं डॉर्सी के अनुसार अमानवीय साधन है समय, शक्ति, भावना, या फिर योग्यताएं। तो जो आपका समय है, समय आपका मानवीय अमानवीय दोनों में आता है। शक्ति, योग्यता, भावना है, शक्ति, योग्यताएं, भावना, ये तीनों ही आपकी जो है वो मानवीय आपकी साधन है, लेकिन समय आपका मानवीय अमानवीय दोनों होता है। तो आपका करेक्ट आंसर ए होगा। क्वेश्चन 45, मर्सराइजिंग परिसज्जा मुख्य रूप से की जाती है ऊनी वस्त्रों पर, सूती वस्त्रों पर, रेशमी वस्त्रों पर, कृत्रिम वस्त्रों पर। तो मर्सराइजेशन की प्रोसेस किस पर की जाती है? आपकी सूती वस्त्रों पर। क्वेश्चन नंबर 46, शिशु की नाड़ी की गति प्रति मिनट होती है 70 से 80, 90 से 100, 100 से 120, 120 से 150। तो नाड़ी की गति कितनी होगी इसमें? आपकी 120 से 150। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? योजना आयोग ने, मोतालियर कमेटी ने, केंद्र स्वास्थ्य परिषद ने, या फिर बोर कमेटी ने। प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र की अवधारणा को सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया था? क्वेश्चन नंबर 47, इसका करेक्ट आंसर है बोर कमेटी ने, ऑप्शन नंबर डी। तो यहाँ हमारी कंप्लीट होती है आपकी कैप्सूल 13 वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक, शेयर एंड कमेंट करें। कोई भी एरर अगर वीडियो में लगता है तो आप कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं, हम उसको पिन कर देंगे करेक्ट आंसर के साथ में। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ गुड डे। बाय बाय।